यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म शब्द जो है वो हमें यह दर्शाता है कि स्पीड जो है वो पूरे मोशन में कांस्टेंट रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। हालांकि उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है लेकिन उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। और जो सर्कुलर मोशन है उसका यह मतलब है कि जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो हमारा एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम डेफिनेशन को इस प्रकार कह सकते हैं: When an object follows a circular path at a constant speed, the motion of the object is called uniform circular motion। इस डायग्राम की मदद से हम ये देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे होता है। यहाँ पे O जो है वो सेंटर है सर्कुलर पाथ का, P और P डैश पोजीशन है ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की, R रेडियस, V1 और V2 उसकी वेलोसिटी दर्शा रहा है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, S डिस्प्लेसमेंट है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, V1 और V2 की जो मैग्नीट्यूड है वो इसमें सेम रहेगी। मैग्नीट्यूड सेम क्यों होगी? क्योंकि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होंगी। हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि V1 एक डिफरेंट डायरेक्शन में, V2 का डायरेक्शन अलग है। ये दोनों वेक्टर हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और ये जो शब्द है सबसे पहले न्यूटन भाई साहब ने दिया था। और इसका जो सबसे पहले पब्लिशिंग जो हुई थी इस वर्ड की वो 1673 में हुई थी क्रिश्चियन हेजन्स द्वारा, जो कि एक डच वैज्ञानिक थे। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ये पता करेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कारण क्या है, आखिर होता ही क्यों है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के होने का कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी चीज़ हो रही है उसके कारण का पता करना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हो रहा है उसका कारण होता है जो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है उसमें चेंज जो हो रहा है। वेग की दिशा में परिवर्तन की ही वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो परिवर्तन किस चीज़ में हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है उसकी डायरेक्शन में, उसकी दिशा में, और इसी कारण से हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हमने डायरेक्शन की तो बात कर ली कि टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता करें? तो सबसे पहले तो कुछ अजम्पशंस लेंगे हम। जो एंगल थीटा है इसको हम बहुत ही छोटा मान लेते हैं, तो ये कुल डी थीटा मान लिया जाएगा। अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा तो ये जो डिस्टेंस है, जो आर्क है हमारा एस, ये भी बहुत छोटा रहेगा। तो उसे कर्व ना मान के हम एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। तो एंगल डी थीटा हो गया, उसके सामने का जो कर्व था उसे हम एक स्ट्रेट लाइन मान के डी एस मान लिया है। अब यहाँ दो वेलोसिटी है, V1 वेक्टर और V2 वेक्टर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमने कुछ V मान लिया। अब बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो डेल्टा V वेक्टर है वो V2 और V1 वेक्टर का डिफरेंस हो गया। अब यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों? एस के थ्रू एंगल डी थीटा और डी थीटा सेम है। V1 ये दोनों साइडें सेम है इस ट्रायंगल में, V1 और V2 क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, और ये तो सेम है ही। तो एस के थ्रू, एस के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर है तो उनके रेशियो भी सिमिलर होंगे। तो डी वी अपॉन V2 को बाद में हम V मान लेंगे क्यों V इसका मैग्नीट्यूड है, और यहाँ डी एस अपॉन आर। तो डी वी वेक्टर अपॉन V और डी एस वेक्टर अपॉन आर हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ 1/v तो रहेगा ही, डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी टी हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। डी एस बाई डी टी लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी, आर हमारा कांस्टेंट है ही। तो हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा v² अपॉन आर। अब हम बात करेंगे इस सेक्टर की। इस सेक्टर में जो एंगल है वो थीटा हो गया, उसका सामने का जो आर्क है उसकी लेंथ हमने एस मान ली, आर रेडियस है, पी और पी डैश पोजीशन डिनोट कर रहे हैं हमारे पार्टिकल्स या फिर ऑब्जेक्ट की। अब जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो होती है एंगल
ऑफ सेक्टर इनटू रेडियस, यानी जो आर्क है एस, एस हमारा थीटा आर हो गया। अगर हम थीटा को बहुत छोटा मान लें, डी थीटा मान लें, तो उसके सामने का जो आर्क है वो भी डी एस हो गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। जो डी एस है वो हमारा डी थीटा इंटू आर हो गया, क्योंकि आर तो हमारा कांस्टेंट है। अब हम इसको रेस्पेक्ट करें, विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड में। तो डी एस बाई डी टी, वी आर कांस्टेंट, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है हमारा ओमेगा। ओमेगा जो होता है हमारा होता है एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ से बी, जो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आया था सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, वो था वी स्क्वायर बाई आर। बी की वैल्यू पुट करेंगे तो एक हमारा नया फॉर्मूला निकल के आया आर ओमेगा स्क्वायर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी की। ये पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में कुछ समय लेता होगा। माना कि एक रिवॉल्यूशन को वो कुछ टी समय में पूरा करता है, तो जो टी समय है वो उस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है उसे हम डी थीटा बाई डी टी से दिखाते हैं। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ। थीटा, थीटा एक जो छोटा एंगल दर्शा रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो। ज़ीरो हमने लिमिट दे दी। ये थीटा मैक्सिमम यहाँ पे कितना हो सकता है पूरा जब घूमेगा, तो 2 पाई हो सकता है, यानी 360 डिग्री हो सकता है, तो उसको हमने 2 पाई ले लिया। जब ये थीटा बिल्कुल ही टेंड्स टू ज़ीरो होगा तो उस वक्त जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैक्सिमम टाइम पीरियड हो जाएगा, जैसे हमने टी माना है, एक रिवॉल्यूशन में जो पूरा टाइम लगेगा टी। यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 2 पाई इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ से टी 2 पाई अपॉन ओमेगा भी लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रिक्वेंसी की। फ्रिक्वेंसी को हम 1 बाई टी से दिखाते हैं। एक यूनिट टाइम में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसे हम फ्रिक्वेंसी से दर्शाते हैं। पिछली बार अभी हमने फॉर्मूला निकाला था ओमेगा इक्वल टू 2 बाई टी। यहाँ पे 1 बाई टी को हम फ्रिक्वेंसी से भी दर्शा सकते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू 2 बाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। अब सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था वो वी स्क्वायर अपॉन आर, और उसे ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। उसे हम जब फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ हमारा फॉर्मूला इस प्रकार निकल के आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।